हिस्ट्री अप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी की जैसे हम सीरीज ला रहे हैं उसी में आज 20 क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं, जीके और जीएस के। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 10 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 25 नवंबर। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 24 अक्टूबर। बात करें अपन 24 अक्टूबर की, तो 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। और फिर अपना तीसरा ऑप्शन आता है 25 नवंबर। 25 नवंबर के दिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो गुप्त संवत शुरू किया था जब से गुप्त वंश जो है प्रारंभ होता है, या उसमें जो मेन डोमिनेंट जो शासक आता है उसके समय से, या उसके राज्यारोहण के समय से। वैसे तो हम देखते हैं गुप्त वंश का प्रारंभ हो जाता है 299 ईस्वी में, जब श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन ये डोमिनेंट रूलर नहीं थे, बहुत ही एक नॉमिनल रूलर रहे हैं। लेकिन जब 319 ईस्वी आती है उस समय आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्यारोहण होता है उसी समय से, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के समय से ही गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है कभी नहीं, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार, चौथा ऑप्शन है 1 बार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक कभी भी वित्तीय घोषणा की, मतलब वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा नहीं की गई है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कभी नहीं। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। पहला इसका ऑप्शन है अपने पास वास्तविक और सीधा, दूसरा है आभासी और सीधा, तीसरा है वास्तविक और अधोशीर्षी, चौथा है आभासी और अधोशीर्षी। तो लेंस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें वो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। बात करें अपन उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिसमें वो बीच में से होता है मोटा तथा किनारों से होता है पतला। तो जो अवतल लेंस से प्रतिबिंब इस प्रकार बनता है, आभासी और सीधा, इसका सही जवाब होगा। क्योंकि जो भी वस्तु रखी होती है उसमें जो फोकस जाता है, तो ये वस्तु और फोकस के बीच में बनता है, इसी कारण ये आभासी होता है और सीधा होता है। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी जो उपाधि थी वो कहने वाला सुल्तान कौन था। बात आती है ये दिल्ली सल्तनत के समय की। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है सिकंदर लोदी। तो चारों ऑप्शनों में इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में ये सबसे एक योग्य सुल्तान रहा है। और जो खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश है, जो लगभग 1290 ईस्वी से 1320 तक रहा,
सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला ये वंश था। और इसमें भी सबसे योग्य सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जो स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ईसानी के नाम से कहने वाला था। और इसको एक और उपाधि इसने मिली हुई थी या ग्रहण की हुई थी, वो थी यामुन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनिन। ये एक दूसरी उपाधि थी जो इसने ग्रहण कर रखी थी। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन कहता है परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1971, चौथा ऑप्शन है 1974। तो मैं आपको बता दूं, जो परमाणु अप्रसार संधि है इसको इंग्लिश में या शॉर्ट फॉर्म के तौर पर, एब्रीविएशन के तौर पर एनपीटी कहा जाता है। एनपीटी का मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, और इसको हिंदी में परमाणु अप्रसार संधि कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य था परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में, साथ साथ जो भी परमाणु परीक्षण हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाना। इस संधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यह संधि 5 मार्च 1970 को हुई। 5 मार्च 1970 को हुई, और इसमें जो देश थे वो कुल 189 देश थे जिन्होंने उस हस्ताक्षर अपने इस संधि के मसौदे पर अपने हस्ताक्षर किए और इस संधि को आगे बढ़ाया कि हम अब से परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाएंगे और परमाणु हथियारों के विस्तार को रोकेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना सातवां क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? पहला ऑप्शन है श्रीमती देविका रानी, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती कानन देवी, तीसरा ऑप्शन है BN सरकार, चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो ये किसे दिया जाता है या किन व्यक्तियों को मिलता है? तो ये सिनेमा जगत में दिया जाता है, और उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सिनेमा जगत के अंदर उत्कृष्ट कार्य किए हो या बढ़िया कार्य किए हों। तो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम जो अभिनेत्री रही थी वो थी श्रीमती देविका रानी, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीमती जो देविका रानी थी, उन्होंने वर्ष 1969 के अंदर यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और उन्होंने सर्वप्रथम यह पुरस्कार जीता था। तो इसका सही जवाब होगा श्रीमती देविका रानी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना आठवां क्वेश्चन है ध्रुव बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो इसका सही जवाब होगा फास्फोरस। जो फास्फोरस होता है उसका प्रयोग ध्रुव बम बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग दिया सिलाई, जिसको आमतौर पर माचिस भी हम बोलते हैं, उसमें भी किया जाता है। आतिशबाजी के जो पटाखे आते हैं उनमें भी फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक सामान में हर प्रकार के जो विस्फोटक सामग्री होती है उसमें फास्फोरस का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना नौवां क्वेश्चन है निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? पहला ऑप्शन है वीडी सावरकर, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल, चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद। तो गदर पार्टी की जब बात आती है तो जो 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी में बहुत से भारतीय लोग भारत से प्रवास करके अमेरिका और कनाडा के अंदर जाके बस गए। 19वीं शताब्दी से अर्थ करें तो ये समय होता है 1801 से 1900 ईस्वी के बीच का। इसके अंदर बहुत से भारतीय लोग अमेरिका और कनाडा के अंदर बस गए। उन्हीं में से कुछ लोगों में ने ये गदर पार्टी की स्थापना की थी 1 मार्च
सॉरी 1 नवंबर 1913 के अंदर। जगह थी सैन फ्रांसिस्को, और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था, या इसके संस्थापक रहे थे लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की, साथ ही साथ गदर आंदोलन भी चलाया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों संविधान में शामिल किए गए थे? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, इसमें पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1976, तीसरा ऑप्शन है 1979, चौथा ऑप्शन है 1981। तो मौलिक कर्तव्य की जब बात आती है तो मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश समिति जी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जब सिफारिश की थी तो 42 जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, तो 1976 के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंदर संविधान के भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A दोनों को जोड़कर, भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A दोनों को जोड़कर भारतीय नागरिकों को कुल 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए। लेकिन जब 86 या 86वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसके अंदर ये 11 हो गए, और ये हुआ संशोधन 2002 के अंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1976। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 11वां, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन है भौतिकी, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण की रक्षा, तीसरा ऑप्शन है रसायन विज्ञान, चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्र। तो मैं आपको बता दूं, जो अमर्त्य सेन है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध हुए थे, तथा वर्ष 1998 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तथा ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? पहला ऑप्शन है घ्राणपाली, दूसरा ऑप्शन है मेड्यूला, तीसरा ऑप्शन है अधः सचेतक, चौथा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क। तो इसका सही जवाब होगा मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोगेटा। जो मेडुला ऑब्लोगेटा है वो श्वसन का नियंत्रण करता है। इसी के साथ इससे हृदय की स्पंदन दर, श्वसन की दर, भोजन का निगरण और दमन, स्वाद आदि का नियंत्रण किया जाता है। इन सभी का नियंत्रण मस्तिष्क का मेडुला भाग करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन है कनिष्क। इसका सही जवाब होगा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। इसके अलावा हम बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य मौर्य काल के समय के अर्थशास्त्री हैं। अशोक मौर्य वंश में जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत विकसित किया तथा आगे बढ़ाया। बात करते हैं कनिष्क की, तो कनिष्क शासक थे और इसी के काल में चौथी संगीति हुई थी बौद्ध धर्म की। 4 संगीतियां हुई है, जिनमें से चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये हुई थी कुंडलवल कश्मीर में। और इसके अंदर
चौथी जो संगीति का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, जो बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, तथा इसके उपाध्यक्ष थे प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष। और इसी समय जब चौथी ये संगीति हुई, ये प्रथम शताब्दी में हुई थी, और इसी के समय बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान के अंदर बट गया था। तो इसका सही जवाब हो गया कनिष्क। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? पहला ऑप्शन है बछेंद्री पाल, दूसरा ऑप्शन है हरबंस कौर, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिर्मयी सिकंदर, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर कल्पना चावला। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर कल्पना चावला, क्योंकि कल्पना चावला को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय और अमेरिकी महिला थी, और इनको नासा द्वारा वर्ष 1998 में पहली बार चुना गया था। ये नासा के अंदर गई, और 1 फरवरी 2003 के अंदर इनकी दुर्घटना में, एक अंतरिक्ष अभियान के दौरान दुर्घटना में कुल 7 सहकर्मियों के साथ इनकी मृत्यु हो गई थी। और जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय इनका यान था स्पेस शटल कोलंबिया। ये यान इनकी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान प्रयुक्त किया गया था, और जिसी के में दुर्घटना हुई और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर कल्पना चावला। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? पहला ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, दूसरा ऑप्शन है देवप्रयाग, तीसरा ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, चौथा ऑप्शन है कर्णप्रयाग। तो इसका सही जवाब होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग की बात करें तो ये है जहां पे अलकनंदा तथा गंगा, यहीं से अलकनंदा तथा भागीरथी का जहां पे संगम होता है वहां पे ये नगर देवप्रयाग स्थित है। तथा जहां पे ये संगम होता है उसी के बाद में जो ये नदियां हैं गंगा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि भागीरथी तथा अलकनंदा दोनों नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, या महत्वपूर्ण स्रोत हैं ये गंगा नदी के जल के लिए। तथा जहां पे इनका मिलन होता है, अलकनंदा तथा भागीरथी का जहां पे मिलन होता है उसको देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, और इसी के आगे ये नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो सही इसका जवाब होगा देवप्रयाग। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नए आर्थिक सुधारों का कौन सा अंग नहीं है? पहला ऑप्शन है इसका उदारीकरण, दूसरा ऑप्शन है भूमंडलीकरण, तीसरा ऑप्शन है निजीकरण, चौथा ऑप्शन है केंद्रीकरण। इसके 4 ऑप्शन है। तो बात करें वर्ष 1991 की, जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, उसी समय अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा या स्वतंत्रता के बाद के कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार लाए गए, जो वर्ष 1991 में लाए गए थे। इनको एलपीजी के नाम से भी जाना जाता था। ये एलपीजी की नीति इस प्रकार थी कि इनको उदारीकरण, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण तथा निजीकरण के नाम से भी जाना जाता था। ये आर्थिक सुधार थे, इसमें केंद्रीकरण कोई अंग नहीं था। तो इसका जो इसमें पूछा भी है कि कौन सा अंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीकरण। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? पहला ऑप्शन है इसका आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। बात करें जब भारतीय राज्य की तट रेखा की, तो कई राज्य भारत के तट रेखा से जुड़े हुए हैं,
पूर्व में तथा पश्चिम में, दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब सबसे लंबी रेखा की बात करते हैं तो गुजरात का नाम आता है, क्योंकि गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। लेकिन गुजरात इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हमें दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा जो इनमें से सबसे बड़ा है। तो इसमें से सबसे बड़ी तट रेखा आंध्र प्रदेश की लगती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। 18वां प्रश्न है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था से, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बैंकिंग व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है आर्थिक विकास के नियोजन के लिए, तथा चौथा ऑप्शन है सरकार की आय तथा व्यय से। तो बात करें राजकोषीय नीति की। राजकोषीय नीति वास्तव में सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित है। इस नीति के अंदर, राजकोषीय नीति के अंदर राजकोषीय घाटा भी होता है। राजकोषीय घाटे की बात करें जब, तो राजकोषीय घाटे के अंदर जब कुल राजस्व प्राप्तियां होती है, जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें से कुछ सब्सिडीज दी जाती है तथा कुछ ऋण तथा अनुदान दिए जाते हैं। उन्हीं के बीच में जो प्राप्तियों तथा व्यय के बीच का जो ऊपर तथा नीचे या प्लस माइनस जो भी घाटा बचता है या कुछ मुनाफा होता है, उसी के द्वारा पता चलता है कि कितना घाटा हुआ, कितनी प्राप्तियां हुई, उनमें से कितना व्यय हुआ। तो जो राजकोषीय नीति है वो सरकार की आय, क्या रेवेन्यू, कितनी रेवेन्यू आई तथा कितनी सब्सिडीज तथा लोन्स दिए गए, उन्हीं के बीच का मेल बताता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अपने सीरीज के 20 क्वेश्चंस में से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है आबादी, दूसरा ऑप्शन है प्रशासन, तीसरा ऑप्शन है प्रभुसत्ता, चौथा ऑप्शन है क्षेत्र। तो जो राज्य के अनिवार्य तत्वों के अंदर की बात करें कि, तो राज्य के अनिवार्य 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है जनसंख्या, या जिसे हम आबादी से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है भूमि या भूभाग, जिसको अपन क्षेत्र भी डिनोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा सरकार। ऑप्शन नंबर 4 होगा प्रभुसत्ता। तो प्रभुसत्ता या संप्रभुता भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आबादी है, प्रभुसत्ता है, क्षेत्र है। तो हमारा प्रशासन इसके अंदर नहीं है, प्रशासन की जगह सही ऑप्शन होता सरकार। ये 4 महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व हैं जो एक राज्य के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासन। बढ़ते अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें 20 में दिया गया है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला है 1828, दूसरा है ऑप्शन 1829, ऑप्शन नंबर 3 है 1831, ऑप्शन नंबर 4 है 1835। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है 1829। 1829 के अंदर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय का। जो राजा राम मोहन राय थे, उन्हीं के प्रयत्नों से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। इन्होंने जो ये धार्मिक तथा ऐसी रूढ़िवादी जो पद्धतियां थी, उनके खिलाफ आंदोलन किए और समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इनके सती प्रथा के विरुद्ध जो किए गए आंदोलन के कारण इनको बल भी मिला। और तत्कालीन जो अंग्रेजी सरकार थी उस समय की, उन्हें विवश होना पड़ा तथा इसके लिए कानून बनाना पड़ा। और इसी कारण 1829 के अंदर सती प्रथा के विरोध का या इसको प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाया गया, और ये 1829 के अंदर बंद हो गई। इसी के साथ हमारी सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन था।
ये सीरीज समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने बाकी दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।